राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। देवगढ़ नामक सुंदर से गांव में लगभग सभी कच्चे मकान बने थे, लेकिन मकानों की खूबसूरती साफ सफाई को देखकर मनमोहक लगता था। वहीं पर था मनोहर जी का मकान, कच्चा मकान, लेकिन साफ सुथरा, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं। मनोहर जी के घर के सामने एक गाय, एक भैंस और एक बछड़ा बंधा हुआ था। दो बड़े बड़े नीम के पुराने पेड़ लहरा रहे थे। नीम के पेड़ों की ठंडी हवाएं चल रही थी। मनोहर जी की उम्र 70 वर्ष थी। घर पर मनोहर जी की बूढ़ी पत्नी रहा करती थी। मनोहर जी का एक बेटा जिसका नाम रमेश। रमेश की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। रमेश की एक 6 साल की प्यारी सी बेटी थी, जो शहर में पढ़ती थी। मनोहर जी की एक बेटी थी जिसका नाम बिंदिया। बिंदिया की भी शादी हो चुकी थी। वह भी उसी शहर में रहती थी जहां मनोहर जी का बेटा रमेश, मतलब कि दोनों भाई बहन शहर में ही रहते थे, लेकिन मिलना जुलना कम होता था। बिंदिया अपने ससुराल में अपने पति सास ससुर के साथ अपने घर गृहस्थी में खुश थी। इधर बिंदिया का भाई रमेश अपने परिवार में उलझा रहता था। समय ऐसे ही गुजर रहा था। मनोहर जी की पत्नी बिमला जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्होंने अपने बेटे रमेश को कहा था, बेटा, माँ की तबीयत खराब रहती है। शहर में एक बार माँ का चेकअप करवा देते तो अच्छा रहता। कई बार रमेश ने कहा था कि माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, चिंता मत करना, बस जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली है। माँ कहती, बेटा, तुम मुझे शहर ले जाकर मत दिखाते, लेकिन एक बार मुझसे मिलने आ जाते। यही कहती रही बिमला जी, और रमेश उन्हें समय पर समय बताता गया, लेकिन ना रमेश पहुंच पाया और ना ही बिमला जी की बीमारी ठीक हो गई। बिंदिया एक बार गई थी और माँ से मिलकर वापस भी आ गई थी। उसने ही हालचाल बताया था कि भैया, तुम चले जाओ, माँ को देख कर आओ, तुम्हें माँ बहुत याद करती है। और हाँ, तुम्हारे लिए माँ ने गांव से चना और देसी घी भेजा है, यह ले लो। रमेश जाने की तैयारी बनाता ही रह गया, लेकिन एक दिन बिमला जी दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ की मरने की खबर सुनकर रमेश को थोड़ा दुख हुआ। काश माँ के जीते जी पहुंच जाता तो माँ को देख लेता, बातें कर लेता। लेकिन अब माँ के मरने के बाद रमेश को जाना ही था। वह माँ के अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन 13वीं तक पहुंच गया। बिंदिया भी अपनी माँ के मरने पर पहुंची। 13 दिन तक भाई बहन, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों का घर में आना जाना लगा रह गया। 13 दिन गुजरने के बाद बिंदिया ने कहा, मेरी सास भी बूढ़ी है पापा, मुझे भी जाना होगा। उनको भी देख रेख और उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। मनोहर जी ने कहा, बेटी, तू अपनी सास की खूब सेवा करना, अपने ससुर का ध्यान रखना, यह तेरा फर्ज है। मेरा यही तुझे सिखाना, यह मेरा फर्ज बनता है। तू जा बेटी, अपने घर में सुखी रह। तेरी माँ तो अब रही नहीं और मेरा यह भगवान ही सहारा है। यह बात सुनकर रमेश कहता है, पापा, अब तो आप अकेले हो गए हो, आपका क्या होगा? मनोहर जी कहते, बेटा, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो मेरे दो गाय और मेरी भैंस, यह तेरी माँ की यादें और घर बचा है। मैं इसी में रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। मनोहर जी की बातें सुनकर बहू, जिसका नाम निधि था, आकर कहती है, पापा जी, आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए। निधि ने देखा था कि सास के शरीर में इतने सारे जेवर थे, जिन्हें अगर निकाल कर रखा जाए तो एक टोकरी भर जाएगी। उसे तो जेवर की लालच थी, क्योंकि अभी तक सास को मरे हुए 15-20 दिन गुजर चुके थे और उसके ससुर मनोहर जी ने जेवर लाकर बहू को नहीं दिया था। वह तो इस लालच में आई थी कि सास के मरते ही अब जेवर उसके हो गए हैं। इकलौती बहू है तो सब कुछ उसका ही है। उसके गांव में घर में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं।
उस घर को देखकर उसे पसंद ही नहीं आता था। बस उसकी नजर थी तो सास के जेवर पर। लेकिन जब सामने से ससुर ने लाकर उसे जेवर नहीं दिया, तो उसने तरकीब निकाली कि कहीं यह बुढ़ा अपना सारा जेवर अपनी बेटी को ना दे दे। आखिर माँ उसकी है और मुझे कुछ ना दिया तो मैं कैसे निकलवा पाऊंगी। क्यों ना इस बुढ़े को अपने साथ ले जाऊं और वहीं इससे जेवर ले लूंगी। बिंदिया अपने पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल चली जाती है। घर पर मनोहर जी के रमेश और उनकी बहू रह जाते हैं। बहू हर वक्त जेवर की याद दिलाने की कोशिश करती, लेकिन मनोहर जी टाल देते थे। हर वक्त यही कहती, पापा जी, मम्मी जी के जेवर संभाल कर रख देना, आपके ही मुश्किल दिनों में काम आएंगे। वह याद दिलाती कि कहीं न कहीं ससुर कह दे कि हाँ बहू, अब मुझे मुझे उन जेवरों की क्या जरूरत है, तुम्हारे ही सब कुछ है, तुम ही तो हो इकलौता बेटा बहू, ले जाओ। लेकिन ऐसे शब्द मनोहर जी ने कहा ही नहीं। वह दोनों कहने लगे, पापा जी चलो। निधि ने भी अब जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पापा जी तैयार हो जाओ, ऐसे ही आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, आप हमारे साथ चलो। बहू का इतना प्यार और बेटे के इतने कहने पर मनोहर जी का भी मन बदल गया। अभी अभी पत्नी दुनिया को छोड़कर गई थी, अकेले हो गए थे। सोचा शहर में जाऊंगा, वहीं बेटी भी है, कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। और फिर प्यारी सी पोती है, बेटा बहू है, अपनों के बीच में रहूंगा तो मन थोड़ा बदला सा रहेगा। इनके सबके जाने के बाद घर खाली हो जाएगा और बार बार पत्नी की यादें आती रहेंगी। कुछ दिन बीत जाएगा तो वापिस आ जाऊंगा अपने घर। यही मन में सोच कर कहते हैं, बहू इतना कह रही हो तो कुछ दिन के लिए चलता हूँ, सारी चीजें घर की व्यवस्थित कर दो। मैं अपने पड़ोसी में अपने एक दोस्त को बोल देता हूँ कि मेरी गाय और मेरी भैंसों का ध्यान रखेंगे। मेरी गाय और भैंस दोनों दूध देती हैं, तो वह दूध वह लोग निकाल कर खा लिया करेंगे और बदले में उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मनोहर जी पड़ोस में चले जाते हैं अपनी गाय और भैंस की देख रेख के लिए बोलने। इधर जल्दी जल्दी निधि अपने ससुर को तैयार करने लगती है। जब ससुर लौट कर आते हैं तो निधि कहती है, अरे पापा जी, एक बात तो कहना भूल ही गई थी, माँ जी के इतने सारे जेवर हैं, आप उन जेवरों को कहाँ रख दिए हैं, उन्हें भी आप ले लो। आप देख नहीं रहे हो कच्चा मकान है, चोर आजकल घूमते रहते हैं, खाली घर देखकर तोड़ दिए तो माँ के इतने महंगे जेवर तो उठा ले जाएंगे, फिर आपके पास बचेगा ही क्या। मनोहर जी ने कहा, बहू तो ठीक ही कह रही है, मैं उन जेवरों को अपने साथ लेकर ही चलता हूँ। मनोहर जी ने उन जेवर को एक लोहे की संदूक में रख लिया और अपनी पत्नी के नाम पर किए हुए कुछ बीमा वगैरह के पेपर भी थे, जिसे उन्होंने ले लिया। अपनी संदूक में उन्होंने ताला बंद करके चाबी अपने हाथ में रख लिया। निधि को इतना तो लगा कि कम से कम यह जेवर बुढ़ा मेरे घर लेकर जा रहा है। अब वहां जाते ही मैं इसको ऐसे मीठी मीठी बातें करूंगी, इसे ऐसे उलझाऊंगी कि वह वहां जाते ही मुझे जेवर दे ही देगा। इसीलिए वह बड़े प्यार से अपने ससुर को लेके चल देती है। उसे अपनी तरकीब कामयाब होती नजर आती है। घर आते ही उसने ससुर को एक कमरा दे दिया और बताया, इसमें आप रहना पापा जी, अपना सामान कमरे में रख लो, चाहे तो चाबी मुझे दे दो, या कि आप एक अलमारी में सारी चीजें रख लो, यहाँ चोरी की कोई टेंशन नहीं है। मनोहर जी ने कहा, बहू कोई बात नहीं, मैं अपना संदूक अपने पास ही रख लेता हूँ। उस संदूक में तुम्हारी माँ की यादें, तुम्हारी माँ का जेवर और फोटो भी है, वही मेरी अंतिम यादें हैं। यही करते हुए 3-4 दिन बीत गए थे। निधि अपने ससुर का खूब ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसे चिढ़ आने लगी थी। यह बुढ़ा हर वक्त अपने संदूक में चाबी ताला लगाकर रखता है, चाबी भी कहीं नहीं छोड़ता, अपने गले में बांधे हुए धागे के साथ रखता है। जरा सा भी मौका नहीं मिल रहा है कि 2-4 जेवर निकाल ही लेती। अब उसे गुस्सा भी आने लगी थी। एक दिन ससुर को खांसी आने लगी, क्योंकि गांव की शुद्ध और हवा पानी से जब शहर आए
तो उन्हें सर्दी जुकाम हो गया, यहाँ तक कि शरीर में दर्द होने लगा था। तो उन्होंने कहा, बहू, कहाँ है रमेश? उससे कहो कि मेरे लिए दवाइयां ला दे या मुझे डॉक्टर के पास खुद ही लेकर चले। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गले में कब से खराश हो रही है, भूख प्यास भी नहीं लग रही है। बहू गुस्से से चिढ़ती हुई कहती है, बाबूजी, आप आते ही खर्च बढ़ाने लगे। दवाइयाँ, अरे यहाँ शहर में कितना खर्च होता है आपको पता है। ऐसे ही रहो, गर्म पानी पी लो, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे। मनोहर जी कहने लगे, बहू ऐसा क्यों कहती है? अभी तक तो तू मेरी कितना ध्यान रख रही थी। अरे, अगर तुम लोगों को ऐसा ही बुरा लगता है, शहर में इतने खर्च होते हैं, तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अब उसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, जोर से चिल्लाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर भी आप अपनी चाबी अपने ही गर्दन में लटकाए रखोगे। मैं तो सोच रही थी कि मैं अकेली बहू हूँ और आप सास के जेवर मुझे सौंप देंगे, लेकिन आप खुद ही मालिक बने बैठे हैं। क्या मरते मरते वह जेवर अपनी चिता में लेकर जाओगे? मनोहर जी ने कहा, बहू, तूने यह गलत सोच लिया कि मैं अपने जीते जी अपनी पत्नी के जेवर तुझे सौंप दूंगा। हाँ, मालूम है, तू इकलौती बहू है, मेरे मरने के बाद सब कुछ तेरा ही है, लेकिन अभी मैं मरा थोड़ी न जा रहा हूँ। मेरी भी अभी ना जाने कितनी जिंदगी बाकी है। और फिर मेरी देख रेख के लिए, मेरी जरूरतों के लिए कुछ जरूरत हुई तो कौन मेरा साथ देगा? वह गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। तू मरेगा ही नहीं। मनोहर जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, बहू की जो जोर से बातें होती सुन पाते थे। जो वह दबे जीभ कहती थी वह उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वह देख अच्छे से पाते थे, समझ गए थे कि बहू किस कारण से बुलाकर लाई है। मनोहर जी का मन उतर सा गया था, दुखी से रहने लगे थे। एक दिन अपने ही कमरे में हाफ दरवाजा बंद करके वह अपने संदूक में से कुछ देखकर बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे। तभी बहू कमरा खोलकर देखती और कहती है, बाबूजी, कितने पैसे छुपा कर रखे हो? पूरा दिन पैसे गिनते रहते हो। कुछ पैसे हमें भी दे दो, हमारी बच्ची शहर के स्कूल में पढ़ती है। आप तो सब कुछ दबा कर ही रखे हो, क्या करोगे? मनोहर जी ने कहा, कुछ नहीं बहू, तुमने तो कह दिया कि हमारे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। वही मैं देख रहा था कि यदि मेरे पास पैसे हुए तो मैं अपनी दवाई करवा लेता हूँ। वह फिर गुस्से से चिढ़ने लगी और बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। तभी रमेश भी वहां से निकला। मनोहर जी रमेश को देखकर आवाज देते हैं, बेटा, जरा रुक तो, ले यह 500 रुपए और मुझे डॉक्टर के पास ले चल। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पूरे शरीर में दर्द है, सिर भारी है, गला खराब है, खाने का स्वाद नहीं आ रहा है। बेटे ने कहा, बाबूजी, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है। आपको अगर डॉक्टर के पास ले गया तो मुझे लेट हो जाएगा। निधि किचन से आती हुई कहती है, सुन रहे हो, अभी आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि इनकी शिकायतें शुरू हो गई। इसीलिए तो मैं सोच रही थी यह गांव में ही पड़े रहते तो ही अच्छा था। ले जाओ इन्हें वापस, उसी जगह पर छोड़ कर आओ, वरना यह हमारी मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। हम लोग तो सोच कर लाए थे कि उन्हें अच्छे से रखेंगे, खिलाए पिलाएंगे। इनका जो है सब कुछ हमारा ही तो है, और यह यहाँ आकर हमें परेशान करने लगे, हमारा खर्च बढ़ाने लगे। वैसे भी हमारी बेटी की पढ़ाई और इस घर का किराया, इसके अलावा घर के खर्च में भी कितनी दिक्कतें आती है। अब इनकी दवाइयों का खर्च भी निकालेंगे तो हमारा तो खाना पीना बंद ही हो जाएगा। अपना जो कुछ लाए हैं सब संदूक में बंद करके अपने हाथ में गर्दन में चाबी लटकाए घूमते रहते हैं। वह बहुत बड़बड़ाती रही और रमेश सुनता रहा। आज मनोहर जी को बहुत बुरा लगा कि बेटे ने उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। वह बहुत दुखी से हो गए, अपने कमरे में सोचते रह गए कि क्या इसी दिन के लिए ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे। यह लोग मेरी सेवा करने के लिए नहीं, मुझसे मेरी पत्नी के जेवर और मेरे पैसे के लिए लाए थे। इसीलिए उनका आज मन बहुत दुखी था। वह शहर में अकेले डॉक्टर के पास भी जाते तो कैसे जाते, उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी। जोर जोर से खांसी आ रही थी,
उनकी खांसी की आवाज सुनकर भी निधि चिढ़ रही थी। घर की शांति भंग हो गई है। बेटी सो भी नहीं पा रही है। यह बुढ़ा ना जाने कहां से सिरदर्द आ चुका है। सुबह से दोपहर तक वह शरीर दर्द और खांसी से तड़पते रहे। दोपहर का खाना बहू कमरे में दे आई थी। मनोहर जी ने आधी रोटी खाई। उनको खाना खाया नहीं गया। शाम होते ही वह सोचने लगे कि बाहर निकलकर आसपास किसी से पूछता हूँ, कोई हॉस्पिटल होगा तो जाकर खुद ही दिखा लेता हूँ। वह बाहर निकले। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक मेडिकल दिखाई दिया। मेडिकल में जाके शरीर दर्द की उन्होंने गोली ली और मेडिकल वाले से ही पूछा, भैया आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर बैठें और थोड़ा आराम करें। मेडिकल वाले ने बताया, अंकल जी ऐसे ही आगे सीधे चले जाओ, वहां पर एक गार्डन दिखेगा, वहीं आप बैठना। नए आए हो क्या? मनोहर जी ने कहा, हाँ बेटा, यहीं आगे मेरा बेटा और मेरी बहू रहते हैं, उन्हीं के पास आया हूँ। मेडिकल वाले ने कहा, ठीक है अंकल, आप जाओ, सीधे जाओगे तो आपको एक पार्क दिखाई देगा। मनोहर जी आगे चलते गए तो उन्हें 10-5 मिनट चलने पर ही एक पार्क दिखाई दिया। वह गार्डन के अंदर गए तो उन्हें थोड़ा पेड़ पौधों की खुली हवा मिली। उनसे थोड़ी दूर पर सीमेंट की एक लंबी सी ब्रेंच थी। उसी में कई बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मनोहर जी का भी मन हुआ कि अपनी उम्र के लोग हैं, उनसे बातें करें, लेकिन वह डर सहम से रहे थे। शहर में रहने वाले अमीर लोग हैं, पता नहीं मुझसे गांव के देहाती लोग के साथ बात करेंगे कि नहीं। मनोहर जी बार बार उनकी तरफ देखते और जब उन बुजुर्ग व्यक्तियों में से किसी की नजर मनोहर जी की तरफ आती तो अपनी तरफ देखता हुआ मनोहर जी अपनी नजरें चुराने लगते, इधर उधर देखते रहते। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें अपने पास इशारा करके बुलाया। मनोहर जी पहले घबराए, फिर उन व्यक्तियों के पास पहुंच गए और कहने लगे, जी आप लोगों ने मुझे बुलाया? उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ भैया, आप यहाँ नए आए हो क्या? आज आप इस पार्क में पहली बार दिख रहे हो? मनोहर जी ने कहा, हाँ, यहाँ पर थोड़ी दूर में ही मेरे बेटे और बहू का घर है, वहीं उन्हीं के पास आया हूँ। उन्होंने कहा, बैठ जाओ। बहुत अच्छा जो आप अपने बेटे बहू के पास घूमने आ गए। मनोहर जी ने कहा, हाँ भैया, ऐसे तो नहीं आता, पर अभी मेरी पत्नी का देहांत हो गया था और बेटा बहू गए तो मैं वहां अकेला रह गया, इसी कारण मुझे यहाँ लेकर आ गए। उनका चेहरा मुरझा सा गया, उदास दिखने लगा, आंखों में आंसू तैर गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, उदास मत हो भैया, इस उम्र में अगर जीवन साथी कोई एक बिछड़ जाए तो दूसरे को बहुत तकलीफ होती है। अकेले जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, किसी की पत्नी नहीं है तो किसी का पति नहीं है। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारे ग्रुप में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और हम सब पुरुष महिला मिलकर अपने लिए भजन कीर्तन तीर्थ यात्रा का प्लान करते रहते हैं। देखो ना, हम लोग आज जगन्नाथ जी की यात्रा की ही प्लानिंग कर रहे हैं। सब लोग जाने वाले हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा की प्लानिंग सुनकर मनोहर जी के मन में भी जाने की उत्सुकता हो उठी। उनके मन में भी लगा कि क्यों ना वह भी जाए। वह वहां पर बैठते हुए कहते हैं, भैया अगर मेरे लिए भी एक सीट हो तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति बोल उठे, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो हमारे पास कई सीट बाकी है, आप भी चल सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मनोहर जी अब उनके साथ जल्दी ही घुल मिल गए, क्योंकि सभी उनके उम्र के लोग थे और उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, उनके दुख दर्द को समझ रहे थे। उनसे बात करके ही मनोहर जी को ऐसा लगा जैसे हम इन्हें कई महीनों सालों से जानते हैं, यह मेरे अपने हैं। क्योंकि सभी बुजुर्ग पुरुष अपने घर में अपने बेटे बहू या किसी की न किसी मुश्किल से सताए हुए थे, इसीलिए एक दूसरे का दर्द समझते थे। मनोहर जी जब लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनके शरीर का दर्द गायब था। वह घर आए। शाम को जब रमेश लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से कहा,
बेटा, मैं जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहा हूँ। यही मोहल्ले के कुछ बूढ़े व्यक्ति जा रहे हैं। एक टिकट मेरी भी करवा दे। यह ले, मोबाइल नंबर भी लेकर आया हूँ। तू जरा बात कर ले, कितना पैसा लगेगा। सारी चीजें अपने हिसाब से करके मुझे तैयारी कर दे। वह मोबाइल नंबर एक पेपर में लिखा हुआ बेटे के हाथ में पकड़ाए। रमेश ने वह पेपर फेंक दिया और कहा, पापा, आप जब से आए हो तो कुछ न कुछ आपकी डिमांड बढ़ती ही जा रही। कहीं दवाइयाँ, कहीं हॉस्पिटल, अब तो तीर्थ यात्रा। आपको अभी कुछ दिन आए हुआ, लेकिन आप कितना परेशान कर दिए। यहाँ किसी से जान ना पहचान, कहाँ चले गए थे और नंबर भी लेकर आ गए। आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर पर ही रहो। कितना पैसा लगता है तीर्थ यात्रा में, आपको पता भी है कि नहीं? अरे, हम शहर में रहते हैं, हम एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर यहाँ अपना गुजारा करते हैं। ये गांव नहीं है कि किसी से कुछ मांग कर भी गुजारा हो जाए। मनोहर जी दोबारा बेटे के अपमान करने पर चुप से रह गए। सुबह उन्होंने देखा कि बहू और उनका बेटा बड़ी बड़े बैग तैयारी कर रहे थे कहीं जाने की। मनोहर जी ने कहा, तो तू कहीं जा रहा है रमेश क्या? बहू ने कहा, हाँ बाबूजी, हम लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। हम लोग खुद ही जगन्नाथ जी जा रहे हैं। हमारी महीनों से प्लानिंग चल रही थी, इसीलिए आप घर पर रहना, घर का ध्यान रखना। वैसे तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि घर में ताला बंद करके जाना पड़ता। और हाँ, अब आप आ ही गए हो तो घर का अच्छे से ध्यान रखना। और सुनो पापा जी, घर में रहकर आप अकेले करोगे क्या? स्टोर रूम की सफाई कर देना जरा, काफी समय से साफ नहीं हुआ। आने के बाद आपको वही कमरा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बड़ा सा कमरा है वह खाली करवाएंगे। और हाँ, हमने बरसात के लिए राशन भी मंगा दिए हैं, जिसमें से गेहूं साफ करके उसे भी बड़े बड़े डिब्बों में रख देना। सारा सामान वही स्टोर रूम में ही रखा है। 2-3 दिन के लिए काम काफी है। आप सब कुछ सफाई और राशन साफ सुथरा करके डिब्बों में भर के रखना। घर की साफ सफाई भी करके रखना, कुछ गंदा मत रखना। मनोहर जी ने कहा, और कोई काम हो तो बता जाओ। बहू ने कहा, बस सोना मत, घर का ध्यान रखना, ये नहीं कि गहरी नींद में सो जाओ। इतनी सारी बातें समझाकर, महीने भर का काम 4 दिन में करने के लिए बोलकर निधि और रमेश दोनों अपना बैग लेकर चले गए। मनोहर जी एक साथी भरी मुस्कान मुस्काए और मन में सोचे, हाँ बहू, तेरा काम तो होगा, लेकिन तू खुद ही वापिस आकर करेगी तब। बहू और बेटा आराम से खुशी खुशी ससुर को काम सौंप कर बस में जाकर बैठ गए। देखा तो बस में बहुत से लोग आ चुके थे। 2 सीट ड्राइवर के पीछे खाली थी और 2 सीट बीच में खाली थी। दोनों पति पत्नी ड्राइवर के पीछे वाली सीट में जाकर बैठने लगे तो ड्राइवर ने कहा, नहीं, यहाँ सीट आपकी नहीं है, आप लोग बीच वाली सीट में जाओ, यह सीट किसी और के लिए है। दोनों ने घूमकर देखा तो सब पहचान वाले लोग थे आ चुके थे, लेकिन यह 2 लोग कौन हैं उन्हें नहीं पता था। वह सोचते हुए बीच वाली सीट में आके बैठ जाते हैं। बैठे हुए 10 मिनट हो चुका था। निधि बोर हो रही थी। उसने ड्राइवर से कहा, भैया चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? ऐसे कौन से वीआईपी लोग हैं जो अभी तक नहीं आए और इतना इंतजार करवा रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, मैडम, मेरी जिम्मेदारी बनती है एक एक को सही तरीके से ले जाना और सभी लोगों को वापस लौटा कर लाना। तभी मनोहर जी और उनकी बेटी बस में चढ़े। दोनों खड़े थे। निधि और रमेश की नजर पड़ी तो उनकी आंखें फटी रह गई। यह मेरी ननद और मेरा ससुर, यह दोनों यहाँ क्या करने आ गए? वह दोनों आगे आकर कहते हैं, अरे, आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? और यह बिंदिया कवाई? मनोहर जी ने कहा, क्यों, हम लोग नहीं आ सकते क्या? हमारी तो यहाँ बुकिंग है, हम लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। रमेश भी गुस्से से कहने लगा, पापा, यह क्या बात कर रहे हो? कब सीट बुक करवाया? अरे दीदी, ये कवाई, बताओ दीदी, ये सब क्या बात है? वह कहने लगी कि मैं और पापा तीर्थ यात्रा जगन्नाथ जी जा रहे हैं। हमारी सीट तो 2 दिन पहले ही बुकिंग हो चुकी थी।
निधि गुस्से में चिल्लाई, दीदी मुझसे बिना बात किए, मुझसे बिना पूछे आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा को तीर्थ यात्रा ले जाने की। मनोहर जी ने कहा, बहू तुमसे मैं पूछूं तुम होती कौन हो, और जब तुमने प्लानिंग बनाया था तो मुझे बताया, मुझसे पूछा तो मैं क्यों पूछूं। और मैंने तुमसे बोला भी था कि मेरी टिकट करवा दो, तो तुमने क्या बोला कि पैसे नहीं है, घर का ध्यान रखो। अरे मैं क्यों तुम्हारे घर का ध्यान रखूं। हाँ, लो अपने घर की चाबी पकड़ो, अब तुम अपने घर का ध्यान रखो। मैं तो उस घर में बुढ़ा खूसट बीमार तुम लोगों को परेशान करता था, और अब लौट कर मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। लो अपनी चाबी पकड़ो। रमेश ने कहा, पैसे कहाँ से आए तीर्थ यात्रा के लिए। मनोहर जी ने कहा, मेरी पत्नी के इतने सारे जेवर थे, उनमें से एक अंगूठी निकालकर मैंने अपनी बेटी को दिया, और अंगूठी बेचकर ही हमारे पास इतने पैसे आ गए कि हमारा तीर्थ यात्रा आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी बिंदिया ने हमारा खर्च लेने से मना कर दिया। वह तो मेरा भी पैसा दे रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं बेटी के पैसे से तीर्थ यात्रा नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा। मैं बेटी का धन नहीं खाता, इसीलिए मैं अपना खर्च खुद उठा रहा हूँ। मेरी उम्र है तीर्थ यात्रा करने की, तो मैं करूंगा ही। तुम अपना घर संभालो या तीर्थ यात्रा में जाओ। गुस्से से निधि ने चाबी ले लिया और कहने लगी, लौट कर आना मेरे घर, तब बताऊंगी। मनोहर जी ने कहा, बहू तुमने ठीक तरीके से सुना नहीं क्या। मैं ऊंचा सुनता हूँ, लेकिन लग रहा है कि आज तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैं लौटकर तुम्हारे घर वापस नहीं आने वाला। मैं अपने गांव के घर में ही ठीक हूँ, अपनी गाय भैंसों के बीच में ही खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारा शहर का घर, शहर की सुविधाएं मुबारक हो। वैसे भी कौन सा तुम मुझे मेरी सेवा करने के लिए लाई थी, तुम तो अपने लालच में मुझे लाई थी। जैसे ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता तो मुझे वापिस से फेंक ही देने वाली थी। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बुद्धि दी और मैं अपना सब कुछ संभाल कर रखा। वह दोनों पिता और बेटी अपनी सीट में जाकर बैठ गए। मनोहर जी ने पूछा, बेटी सही तरीके से बैठ जा, एक बार अपने घर में फोन करके पूछ ले, तेरे बच्चे और दामाद जी सब ठीक हैं, उन्हें बता दे कि हमें बस मिल गई है। विद्या ने कहा, हाँ पापा मैं बात कर लेती हूँ। दोनों बाप बेटी की बातें सुनकर निधि का खून जला जा रहा था। वह अपने पति रमेश का हाथ पकड़कर बोली, चलो अब इनका मुंह क्या देख रहे हो, उतारो अपना सामान, ऐसे ही घर छोड़कर हम लोग नहीं जा सकते। वह अपनी बेटी को लेकर उतर गई और रमेश अपना दोनों बैग लेकर नीचे उतर गया। बस चल दी। वह बस को देखते रह गए जब तक कि बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। निधि गुस्से से पैर पटकती हुई घर आई और कहने लगी, इस बूढ़े को तो मैं देख लूंगी, आखिर कब तक इसकी बेटी इसका साथ देने वाली है, लौट कर तो मेरे पास ही आएगा। मनोहर जी खुशी खुशी बस में बैठ चुके थे। पार्क में मिले हुए दोस्त भी उनसे मिल चुके थे। हुआ यह था कि जब शाम को मनोहर जी बेटे से बात किए तो बेटे ने साफ साफ मना कर दिया था। तो मनोहर जी बाहर निकलकर एक एसटीडी से अपनी बेटी को फोन लगाए और सारी बात बताए। तो बिंदिया मोहल्ले के लोगों से संपर्क की। मनोहर जी ने वही नंबर अपनी बेटी को दे दिया था। बेटी ने उसी नंबर से बात किया और कहने लगी, मेरे और मेरे पापा की टिकट आप निकलवा दो अंकल, हम लोग आपके साथ आएंगे और सारा खर्च भी उठाएंगे। बेटी की बात सुनकर वही पार्क वाले दोस्तों ने ही टिकट निकलवा दिया था और सारी तैयारी करवा दिया था, और बोला भी था कि पहले से ही अपने बेटा और बहू को कुछ मत बताना, नहीं वह झगड़ा शुरू कर देंगे, आप लोगों को घर से निकलने नहीं देंगे। इसीलिए बिंदिया और मनोहर जी ने सारी तैयारी प्लानिंग के हिसाब से किया और फिर बस में आकर बहू और बेटे को सरप्राइज दे दिया और फिर खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। बेटी अपने पिता को तीर्थ यात्रा करवाने ले गई थी। लौटकर मनोहर जी बहू बेटे के पास नहीं आए, वापिस अपने गांव चले जाते हैं और बिंदिया अपने घर चली जाती है। तो ये रही हमारी आज की लालची बहू की कहानी।
कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।